देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहां पर, यदि a इज इक्वल टू x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर है ना, और x की जो वैल्यू है वो 5 या 5 से ग्रेटर देन है। पहली बात तो क्या है, जब भी आपको ये समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ होता है उसको सारणीबद्ध रूप में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्वेश्चन को समझना बिल्कुल आसान काम हो जाता है। ध्यान देना, इधर क्या बोला है, a इज इक्वल टू x का मान क्या है, एक तो प्राकृत संख्या है नेचुरल नंबर, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 और इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। लेकिन x का जो मान है वो क्या है, 5 या 5 से ज्यादा है। कहने का मतलब प्राकृत संख्या तो है लेकिन कैसी प्राकृत संख्या है, 5 या 5 से ज्यादा। तो 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 8 9 और डैश 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 कंटिन्यू अनंत तक जाएगी। ये क्लियर हो गई बात। अभी यहां पर देखिए b का मान कितना है, b इज इक्वल टू एक सच दैट x का मान क्या है, नेचुरल नंबर है मतलब प्राकृत संख्या कुछ भी हो सकती है। 6 या 6 से कम, 6 या 6 से कम का मतलब 1 2 3 4 5 और 6 या 6 से कम। अब क्या बोला है, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्शन जब भी रहता है तो दोनों के में से उभयनिष्ठ अवयव, उभयनिष्ठ अवयव कौन से हैं, ऐसे अवयव जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप देखेंगे कि 5 और 6 इसमें भी है, 5 और 6 इसमें भी है, तो 5 और 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ये 5 6। तो यदि आप इसमें समझते हैं तो इसमें थोड़ा सा कोई गड़बड़ हो सकती है, इसलिए आपको क्या करना है, समुच्चय निर्माण रूप से आपको सारणीबद्ध रूप में लाना है और फिर यहां पर देखना बिल्कुल आसान काम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, और अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि a इज इक्वल टू, देखिए a इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब तब a के उचित उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। बहुत बढ़िया मजेदार क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन बच्चे मैक्सिमम बच्चे गलत करके आते हैं, ये बात समझना। उचित, देखिए एक तो होता है उप समुच्चय, उप समुच्चय, और दूसरा होता है उचित, उचित उप समुच्चय, उप समुच्चय। बस ये दोनों बातों को बच्चे एक ही समझते हैं, जबकि दोनों बातें क्या है, अलग अलग है। अंतर क्या है दोनों में, एक छोटा सा उदाहरण, ये तो काफी बड़ा उदाहरण दिखाई दे रहा, एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं मैं। सपोज करें कि मेरे पास में एक समुच्चय है b और b में दो अवयव है a और b, ठीक है। अब मैं इसके क्या करता हूं, उप समुच्चय बनाता हूं। तो आप क्या बोलेंगे कि कितने उप समुच्चय बनेंगे, 2n, फार्मूला होता है। कोई भी समुच्चय है उसमें जो अवयव है, अवयव क्या है, मान लिया जाए n अवयव है, तो फार्मूला क्या होता है, 2n। कितने अवयव है, 2 अवयव है, इसका मतलब क्या हो गया, 2 यानी कि 4 उप समुच्चय हो गए। कितने उप समुच्चय हो गए, 4 उप समुच्चय हो गए। जब 4 उप समुच्चय हो गए तो एक तो 5 होगा, एक a होगा और एक b होगा और एक a और b होगा। कितने हो गए, 4 हो गए ना, ये 4 उप समुच्चय हो गए इसके। जब उप समुच्चय बोला जाता तो ये वाला फार्मूला लगेगा। और उचित उप समुच्चय का मतलब क्या होगा, उचित उप समुच्चय का मतलब ये होगा कि जो अवयव इसमें आ चुके पूरा का पूरा, उसको इसमें नहीं गिना जाता है। बात समझ में आई। उचित उप समुच्चय उतने ही होंगे, केवल एक कम होगा। कौन सा, जो पूरा का पूरा समुच्चय होता है ना, उसको हटा दिया जाता है। कहने का मतलब उचित उप समुच्चय का मतलब ये हुआ कि ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, इसके समस्त अवयव क्या होना चाहिए, इसमें उपस्थित होना चाहिए। देखिए इसके समस्त अवयव इसमें उपस्थित है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी अवयव होना चाहिए इसमें। तो देखिए इसको अगर मैंने हटा दिया तो 5 मतलब इसमें एक्स्ट्रा कौन है, a और b है। इसके हिसाब से क्या है, a तो b एक्स्ट्रा है, b के हिसाब से क्या है, a एक्स्ट्रा है। कहने का मतलब ये अवयव तो है ही है, इसके अतिरिक्त भी कुछ अवयव इसमें एक्स्ट्रा होना चाहिए। इसको उचित बोला जाता है। तो उचित का अगर आपको उप समुच्चय बोला जाए तो 2n, और उचित उप समुच्चय बोला जाता है तो 2n-1 होता है। ये बात याद रखना, एक हट जाता है इसमें से। कहने का मतलब इसके जब उप समुच्चय बनाएंगे ना आप,
तो ऐसा जिसमें 1 2 3 4 5 ऐसा अवयव रहेगा तो उसको क्या करना है, हटा देना है। ठीक है ना। तो इसके कितने हो गए, 1 2 3 4 5, तो 2⁵ इज इक्वल टू कितना होता है 32। यदि उप समुच्चय बोला जाए तो 32 हो जाएगा, उचित उप समुच्चय बोला जाए तो क्या हो जाएगा 32 माइनस 1 यानी कि 31। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन एक है पूरा फुल कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के साथ में इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। जब तक इस दर्जे पर हम नहीं पढ़ेंगे, इस दर्जे पर नहीं करेंगे, तब तक पूरा डेप्थ तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। और इससे ज़्यादा जो बेसिक है वो बेसिक आपको मिलेगा एप में। मतलब जब हमने चैप्टर को पढ़ा था वो पूरा शुरू से लेके अंत तक सब कुछ एक तरफ से पढ़ा था, मतलब पूरा 0 लेवल से। कहने का मतलब ये है कि मान लिया जाए कि पिछली क्लास में हमने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं भी पढ़ा तो भी समझ में आएगी, ऐसी बातें पूरा 0 लेवल से पूरा कवर करते हुए गए। कंप्लीट आपको एक तरफ से सिलेबस मिलेगा ऐप में, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और वहां से आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स बाय नाउ करके आप उसको देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब भैया उसमें कुछ न कुछ अवयव है, पूरा खाली नहीं है। ठीक है, ए और बी क्या है, दो अरिक्त समुच्चय है। चलिए ठीक है, अरिक्त समुच्चय हो गए। तब ए बराबर से बी होगा, ए का मान और बी का मान एक जैसा होगा। कब होगा, कब होगा, जब क्या होगा, ए बी का उपसमुच्चय होगा और साथ ही साथ में बी भी ए का उपसमुच्चय होगा। जब ऐसा होगा तभी यह संभव है। जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास में ए बी और सी है, यहां पर ए बी और सी है। देखिए कैसे, आप बोलेंगे कि ए और बी तो एक जैसा है, मतलब ए और बी क्या है, दोनों बराबर है ना। ये तभी संभव है जब बी ए का उपसमुच्चय है ना, बी के समस्त अवयव ए में उपस्थित है, हाँ है, लेकिन बी के भी समस्त अवयव ए में उपस्थित होना जरूरी है, तभी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। उदाहरण देखना अभी यहाँ, मान लिया जाए कि मेरे पास में यहाँ पर डी बी है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि बी जो है उप समुच्चय है ए का, है ना। ये बी के समस्त अवयव ए में है, हाँ तो उप समुच्चय है। लेकिन ये जो है बी का उप समुच्चय नहीं है, है क्या, नहीं है। ए के समस्त अवयव बी में है क्या, नहीं है ना। ये डी इसमें कहाँ है, नहीं है। तो जब ऐसा होगा तो दोनों बराबर नहीं हो सकते। कहने का मतलब यहाँ डी नहीं रहेगा, यानी कि ये भी बी का उप समुच्चय होगा, तब यह संभव है। तो ये बी का उपसमुच्चय है, ये अधूरी बात है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया, बी ए का उपसमुच्चय है, ये भी नहीं। जब दोनों बराबर होना है तो ये क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हो गए, तभी दोनों बराबर हो गए। क्लियर। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है यहां पर, ए और बी दो समुच्चय है। चलिए ठीक है ऐसा समझते हैं, इसको वेन डायग्राम से समझते हैं। एक ए है और एक क्या है, बी है। ठीक, ये यूनियन बी, ये यूनियन बी का मतलब क्या है, मैं पेन चेंज कर रहा हूं कलर, तो ये यूनियन बी का मतलब ए के भी समस्त अवयव और बी के भी समस्त अवयव, सही है ना। ये यूनियन बी का मतलब ये हो गया, दोनों के अवयव आ जाएंगे, ए यूनियन बी। चलिए ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद में बोला ये, उसके बाद में क्या बोला ये, तो ये का मतलब क्या हुआ, मैं कलर चेंज कर देता हूं। ये का मतलब क्या हो गया, ये का मतलब हो गया ये वाला, देखिए ये का मतलब हो गया इतना, ये पूरा पूरा, ये का मतलब क्या हो गया, ये पूरा पूरा हो गया, पूरा पूरा हो गया ना। ये का मतलब क्या हो गया, ये पूरा पूरा हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। देखिए ये का मतलब ये मैंने ग्रीन से ऐसा बनाया, और ये यूनियन बी का मतलब क्या हो गया, ए और बी के समस्त अवयव। अब मुझे ये बताइए कि ये इंटरसेक्शन ये यूनियन बी का मतलब क्या होगा। इतने का मतलब तो रेड लाइन है, और इतने का मतलब क्या है, ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन खींचिए। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, दोनों में कॉमन, दोनों में एक जैसा। तो एक जैसा कहा है जहां पर रेड भी लाइन है और ग्रीन भी लाइन है। तो यहां पर कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है, देखिए ग्रीन लाइन ये पूरे पर दिखाई दे रही है यहां पर, और रेड लाइन भी ये यहां पर पूरी दिखाई दे रही है। कहने का मतलब ये वाला एरिया ऐसा है, ये वाला एरिया ऐसा है जिसमें रेड लाइन भी है और ग्रीन लाइन भी है।
तो आप बोलेंगे इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर ये होगा। तो वेन डायग्राम से सारी बातें यहां पर स्पष्ट हो जाती है, क्लियर ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, यदि और केवल यदि। देखिए ध्यान देना, इधर मैंने क्या बनाया, एक ए बना देता हूं मैं, ये ए बना दिया, और एक बी बना देता हूं मैं, बी बना दिया। दोनों का अगर यूनियन करते हैं ना, दोनों का यूनियन करते हैं ना, तो आपके पास में क्या मिलता है, ये मिलता है, बोला ना, ये यूनियन बी इज इक्वल टू ये मिलता है। कहने का मतलब ये जो है ना वो इतना बड़ा नहीं है, ये यूनियन बी दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो ए के इक्वल होता है। इसका मतलब ये जो है ना वो इतना बड़ा है। आई बात समझ में, नहीं आई बात समझ में। देखना मैंने क्या किया, ये को यहाँ पर लिखा और बी को लिखा यहाँ पर। देखिए बी को क्या लिखा यहाँ पर, ये यूनियन बी का मतलब क्या हो गया। देखिए मैंने जो लाइन खींची है उस लाइन में क्या दिखाई दे रहा आपको, ये भी है और बी भी कवर हो रहा। तो ये यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, इस डायग्राम के हिसाब से बी आ गया, सॉरी ये यूनियन बी इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया। भाई जो जहां पर मैंने लाइन खींची है वो ए के पूरे इसके भर लाइन खींची है ना, तो इसके बराबर क्या आ गया, ये आ गया। अच्छा इसको देख के क्या लग रहा आपको, आपको ये लग रहा कि बी के समस्त अवयव ये में उपस्थित है, बी के समस्त अवयव ये में उपस्थित है। देखना ये बना दिया बी और इसमें 1 2 और 3 है, और ये बना दिया मैंने 4 5 6 7, ये क्या बन गया, ये बन गया। तो आप बोलेंगे कि ये इज इक्वल टू क्या है, तो ये इस सर्कल के अंदर क्या अवयव कौन है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये है ना इसके इस डायग्राम के अनुसार। और बी के अवयव कितने हैं, तो आप बोलेंगे कि 1 2 और 3 है। आप देखेंगे कि बी जो है ना ए का प्रॉपर सबसेट है, यानी उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय क्यों है, क्योंकि बी के समस्त अवयव ए में है और कुछ एक्स्ट्रा भी अवयव है इसमें, इसलिए क्या बोलेंगे, बी जो है ए का उचित उपसमुच्चय होगा। देखिए उचित पहले पार्ट में हमने समझा था, उचित का मतलब क्या होता है, उचित का मतलब ये होता है कि बी ए का उचित उपसमुच्चय होगा जब बी के समस्त अवयव ए में उपस्थित तो है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ अवयव इसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे अवयव मिल गए और इसमें एक भी अवयव एक्स्ट्रा नहीं है। और उपसमुच्चय क्या होता है, इसके समस्त अवयव इसमें उपस्थित हो, बस एक्स्ट्रा हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। तो दोनों में छोटा सा ये अंतर है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।